एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप फिर से मौजूद है आपके अपने और अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्या, ड्रिफ्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से क्या होता है कंडक्टर के अंदर, उसका मूवमेंट कैसे होता है जब आप उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जब उसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मोबिलिटी क्या होती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन यहाँ पर बात करेंगे, बस एंड तक सेशन के अंदर बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलता है और बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन होता है, राइट। तो जल्दी से हेडिंग डालें आप, करंट मैकेनिज्म या इलेक्ट्रॉन फ्लो मैकेनिज्म इन अ कंडक्टर। उसी के अंदर अपन ये अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, राइट। तो लिखिए आप इलेक्ट्रॉन फ्लो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन फ्लो मैकेनिज्म इन कंडक्टर, या करंट फ्लो मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन फ्लो मैकेनिज्म इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है वो अपने को देखना है। देखो, एक तो करंट फ्लो कब होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर फ्लो कब माना गया है, जब एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो तो अपन उसको बोलेंगे फ्लो। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है। अब सोचो, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कब नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एक तरह का क्या होगा, रैंडम फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, रैंडम फ्लो होगा। रैंडम फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अगर इस कंडक्टर को मैंने रखा हुआ है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी मिलेगी। और थर्मल एनर्जी की वजह से आपने पढ़ा होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन द एब्सेंस, पहली चीज मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डज रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन डज रैंडम मोशन। तो यहां से अगर आप देखोगे, सपोज एक इलेक्ट्रॉन सपोज इधर किसी स्पीड से चल रहा है, तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो। एक इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। रैंडम चीज हमेशा जीरो होती है। रैंडम चीज, अगर मैं बोलूं इनिशियली जब मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आप क्या बोल सकते हो, इनिशियली जो उसकी एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगी, वो हमेशा क्या अपन एज्यूम करके चलते हैं, जीरो। सो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बोल दो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपन क्या लेके चलते हैं, इज एज्यूम टू बी जीरो। अपन क्या मान के चलेंगे, एज्यूम टू बी जीरो। सपोज इसको मैं बोल देता हूँ u1, इसकी स्पीड को बोल देता हूँ मैं u2, इसकी स्पीड को बोल देता हूँ u3, इसको बोल देता हूँ u4। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज, अगर इन दोनों की स्पीड अगर मैं लिखूंगा तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां से u एवरेज इनिशियल, तो u एवरेज कैसे लिखूंगा मैं, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो un एंड डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया मेरे पास, एवरेज। और ये एवरेज को अपन क्या लिखेंगे, जीरो। दिस इज व्हाट u एवरेज, इनिशियल स्पीड। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर करता हूं, कंडक्टर लिया मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है। कंडक्टर के अक्रॉस मैं क्या अप्लाई करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना। ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल बर होगा, ये मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बर होगा। बैटरी कनेक्टेड है मेरे पास, है ना। बैटरी की बात भी करेंगे अपन धीरे धीरे। अब होगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव मेरे पास क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहां अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही मेरे क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जिधर करंट होती है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब क्या आ गया, इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। इस कंडक्टर के ऊपर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सोचो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर है,
सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। F इक्वल्स टू क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है, QE। अगर मैं F वेक्टर लिखूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस EE। जिधर इलेक्ट्रॉन के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, क्या होगा भाई, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर मूव करता है तो रास्ते में एक्चुअल में क्या होगा, वो कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड कर सकता है, रास्ते में बहुत सारे एटम्स होंगे आपके पास। अगर सपोज ये कॉपर का मटेरियल है, कॉपर का एक सॉलिड बना हुआ है, तो कॉपर एटम्स रास्ते में होंगे बहुत सारे, उनसे कोलाइड कर सकता है। या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, सपोज मेरे पास ये एटम्स है, सपोज रास्ते में पास ये एटम है, ये कॉपर एटम है, ये मेरे पास क्या हो गया, एटम हो गया, ठीक है, बहुत सारे एटम्स है, ये एटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, इनिशियल स्पीड तो जीरो है, रैंडम स्पीड अगर एक एवरेज स्पीड की बात करो तो वो जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज इधर, अब इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर एक्सेलरेट होगा, इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। जैसे एक्सेलरेट करेगा, फिर जैसे कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाएगी स्पीड इसकी, लेकिन फोर्स कंटिन्यूसली लग ही रहा है। तो जैसे यहां पर रुका लेकिन कंटिन्यूसली फोर्स लग ही रहा है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर हो सकता है वापस आगे कहीं बढ़ेगा, हो सकता है वापस टकरा जाए। समझ में, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, इसका जो मूवमेंट होगा वो जिगजैग मोशन होगा हमेशा। इसका मोशन क्या होगा, जिगजैग मोशन होता है। एक्चुअली में पैराबोलिक मोशन है, ये पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। क्योंकि S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से लिखोगे ना आप इक्वेशन, u तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप तो क्या होगा, S इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, तो टाइम के साथ में क्या होगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास ये, अब यहां पर अगर आप देखोगे यहां वापस टकरा, इसकी स्पीड वापस क्या होगी, रिड्यूस होकर सपोज कुछ कम हो गई, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर सपोज इधर कहीं गया, और आगे जाके हो सकता है फिर अगर एटम आ जाए, फिर अगर यहां पर एटम आ जाए तो फिर ये टकराएगा, और फिर टकरा के वापस क्या करेगा, इसकी स्पीड जीरो होगी, लेकिन जीरो नहीं हुई, कुछ कम होगी, लेकिन फिर भी फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, तो उसकी वजह से फिर फर्दर एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरीके से इसका जिगजैग पाथ होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होकर बिल्कुल जिगजैग होता है। लेकिन अपन हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बीम है बहुत सारे, अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन भी इस तरह का जिगजैग मोशन ही होने वाला है, इस तरह का जिगजैग मोशन ही होने वाला है। समझ में आ रहा है। अब मैं यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन, अब सोचना अगर मेरे को लिखना हो यहां पर एक्सेलरेशन, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो क्या आएगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। फोर्स क्या आ गया मेरे पास, फोर्स क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। ये मेरे पास क्या ये क्या मेरे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, e अपॉन m, और ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक्सेलरेशन इधर है ऑब्जेक्ट का, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां पर अगर आप सोचोगे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है, सब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, सब इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम, सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज कॉमन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, कॉमन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन को दो कंसेक्यूटिव कोलिजन में, कंसेक्यूटिव कोलिजन मतलब यहां पर टकराया फिर वापस यहां टकराया, तो पहला कोलिजन दूसरा कोलिजन, तो ये दो क्या हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए, दो सक्सेसिव कोलिजन हो गए। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, क्या एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, ये कोलिजन हुआ ये फर्स्ट जब कोलिजन हुआ कोलिजन का मतलब फिजिकल कोलिजन नहीं, कोलिजन आप अच्छे से पढ़ा आपने 11 के अंदर, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ना, चार्ज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर जो भी एटम है, एटम हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज भी हो, नेगेटिवली चार्ज भी हो, तो वो कुल मिला के ये इसके एक्चुअल पाथ को हमेशा डेविएट, एक मिनट यार ये हमेशा क्या करेगा,
कुल मिला के इसका एक्चुअल पाथ हमेशा डेविएट होगा कोलिजन की वजह से। तो देखो यहां से देखना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, पहला कोलिजन दूसरा कोलिजन, इसके बीच में इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, कुछ टाइम भी लगेगा। और हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट जो होगा वो सेम रेट से होगा। यही तो है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन स्पीड, सेम रेट से क्या होगा, स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो एक्सेलरेशन सबका सेम है, बट टाइम टेकन अलग अलग हो सकता है। टाइम टेकन अलग अलग हो सकता है। टाइम टेकन अलग अलग क्यों हो सकता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां से यहां कोलिड कर रहा हूं, एक और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, सपोज एक और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं बोलता हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये सपोज इधर गया, ये टकरा, यहां से टकरा के सपोज वापस फर्दर उसका सेकंड कोलिजन यहां हुआ हो, फॉर एग्जांपल उसका सेकंड कोलिजन यहां हुआ हो, समझ में आ रहा है। तो एक इस इलेक्ट्रॉन ने यहां तक जाने में टाइम, यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, दो सक्सेसिव के बीच में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टाइम में बोल देता हूं कितना है, t1, यहां से यहां तक। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, मैं बोलता हूं इसका टाइम कितना है, सपोज t2। तो क्या दोनों का टाइम अलग अलग आएगा, फर्स्ट को तो कम पाथ ट्रेवल करना पड़ा, सेकंड को ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, तो टाइम टेकन क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन between successive collision, between successive collision by one electron, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा टाइम कितना लगा, t1 है ना, टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। मैं बोल रहा हूं कि ले टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना लगा, t2। मैं बोलता हूं टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, n नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना लगा, tn। समझ में आ रहा है, ये चीज यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद देखो, इसको लिखो, एक मिनट आगे बढ़ता हूं मैं, और ये लिख लो सारा। और यहां से मैं और क्या ले सकता हूं, एक और क्या एज्यूम करता हूं मैं बोलता हूं कि लेट वेलोसिटी एक्वायर्ड, वेलोसिटी एक्वायर्ड किसके बीच में, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने क्या बोल दिया, सपोज v1। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है ना, अलग अलग। दूसरा बोल रहा हूं मैं कि भाई लेट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसने कितना एक्वायर किया, v2, और इसी तरीके से वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय n नंबर का इलेक्ट्रॉन, उसने कितना एक्वायर किया, vn। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं मैं, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो फर्स्ट के लिए लिखूंगा तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a, तो सेम है t1। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, v1 इक्वल्स टू u1, ये आ जाएगा। सेकंड के लिए लिखूं अगर मैं, तो v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u2 प्लस a t2। और इस तरीके से n नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, un प्लस a tn। इन सभी इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, देख क्या बनेगा, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं ऐड कर दूं, u1 को एक साथ लिख रहा हूं मैं, u1 u2 un, और सारे क्या है मेरे पास, वेक्टर सम प्लस a कॉमन आ गया, यहां से a कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया, t1 प्लस t2 प्लस क्या आ गया, tn। दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, n से डिवाइड कर लेता हूं, देखना दोनों तरफ n से डिवाइड करता हूं, तो देख क्या बनेगा, v1 से लेकर vn तक एंड डिवाइडेड बाय n, u1 से लेकर un तक डिवाइडेड बाय n, a वेक्टर t1 से लेकर tn तक डिवाइडेड बाय n। देख यहां से क्या रिलेशन आ गया, ये तो जीरो थी एवरेज, ये इनिशियल स्पीड है मेरे पास, ये क्या है, इनिशियल स्पीड, और ये क्या है, इसको मैंने क्या बोल दिया, अब ध्यान से सुनना,
अब यहाँ पर तीन चीजें आ रही है, ये तो इनिशियल स्पीड थी जो मेरे पास क्या है, जिसका एवरेज है वो मेरे पास क्या होगा, 0। ये क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड, हर इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, उसका एवरेज, उसको अपन बोल देते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अपन क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरे पास कितना है, 0 और प्लस a, और ये क्या है, ये एवरेज ऑफ द टाइम टेकन बाय एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इस एवरेज टाइम को अपन बोलते हैं, क्या नाम दिया मैंने, टाउ। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, टाउ। और वेक्टर फॉर्म में है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, vd। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। यहां से अगर आप यहां से रिलेशन लिखो आप, कितना आ जाएगा, vd इक्वल्स टू a टाउ। फाइनली vd क्या आ जाएगा, तो यहां से vd वेक्टर लिखोगे तो vd वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, a मल्टीप्लाइड बाय टाउ। इस vd को अपन ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस vd को अपन ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस vd को अपन ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस टाउ को अपन ने क्या नाम दे दिया, रिलैक्सेशन टाइम। इसको अपन ने क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। सोचो इसमें क्या हो गया, ये टाउ को रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में तो रिलैक्स हो रहा है। कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्स होने वाला टाइम है, इलेक्ट्रॉन कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रिलैक्स मोड में, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये हो गया मेरे पास, है ना। लिखो इसको, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसको लिखो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। देखो मैं भी डेफिनेशन लिखवाता हूँ अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यार मेरा बोर्ड बहुत परीक्षा ले रहा है यार भाई लोगों। पढ़ाने में जितनी एनर्जी नहीं लगती उतनी मिटाने में एनर्जी लग जाती है मेरी। हो मजा आ गया, मिट जा रही। देख के आ गया, ऐसे पूरा मिटा देता हूँ तो फाइनली देख, अब कंक्लूड करते हैं अपन। देख के आ गया यहाँ से, तो देख यहाँ से अपन अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोला मैंने, अपन यही पढ़ रहे थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर अपन लिखें यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, यार हाथ दुखने लग गया, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है ना। यहां से अनदर इंपॉर्टेंट चीज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन vd। ये तीन बातों पे डिपेंड करती है, देख ध्यान से समझना। vd डिपेंड्स ऑन, पहला मेरे पास क्या हो गया, शेप ऑफ मटेरियल। पहली चीज क्या लिखी मैंने, शेप ऑफ मटेरियल, ठीक है। देख यहां से vd का चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख लेना। vd का एक और फॉर्मूला क्या है अपने पास, vd का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं ना, a मल्टीप्लाइड बाय टाउ था ना, a क्या है, e अपॉन m टाउ, है ना। इसे एक और उसी के आगे लिख देना आप, यहां पर जो लिखा था ना a टाउ, तो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। अगर नेगेटिव साइन लगाओगे तो वेक्टर फॉर्म में आएगा, समझ में आ रहा है। नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, ये आपको ये वेक्टर में क्लियर हो गया होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ मटेरियल। देखो शेप ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको। सपोज मैंने यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फील्ड जो बनेगा, समझना, ये मेरा पॉजिटिव एंड होगा, ये समझ में आता है, ये मेरा नेगेटिव एंड होगा, समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। फील्ड लाइन अगर इस तरह से बनेगी, सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ P और एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पर Q, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली डेंसिटी कहाँ पर जाता है, डेंसिटी एट P इज ग्रेटर देन डेंसिटी एट Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी जो होगा वो P पॉइंट पर क्या होगा, Q
Q पॉइंट से ज्यादा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है VD अपन ने क्या पढ़ा, VD इक्वल्स टू, VD क्या है इस फॉर्मूला से देखो VD जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर ड्रिफ्ट स्पीड भी मेरे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो P पॉइंट पर ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी बजाय Q पॉइंट के। समझ में आ रहा है? तो ये तो क्या हो गया, शेप पे डिपेंड हो गया। इस तरीके से दूसरा पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक तो शेप ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही मटेरियल चेंज होता है, मटेरियल चेंज होने की वजह से क्या होगा डेंसिटी मटेरियल चेंज होने से क्या होगा, डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि अंदर का एटम का प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता है। और जितनी डेंसिटी मटेरियल के अंदर, एटम की जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी एटम की डेंसिटी अंदर ज्यादा होगी उतना कॉलिजन फटाफट होंगे। और जितने कॉलिजन फटाफट होंगे समझो आप, तो टाउ क्या होगा, कम होगा। टाउ क्या होगा, कम होगा। टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, अगर मैं मटेरियल चेंज करता हूं, अगर डेंसिटी मटेरियल की ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एटम की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उससे मेरे पास क्या होगा, कॉलिजन जो होंगे वो क्या होंगे, कॉलिजन क्या होगा, फास्ट होगा। कॉलिजन फास्ट होगा तो उससे क्या होगा, टाउ जो कॉलिजन टाइम है, फटाफट कॉलिजन होगा। कॉलिजन फास्ट होगा तो टाउ क्या होगा, कम होगा। टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी सत्य है, डेंसिटी कम करो तो कॉलिजन क्या होगा, कम होगा, मतलब स्लो हो जाएगा। तो टाइम टाउ बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? और तीसरा मेरे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, समझना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कॉलिजन फास्ट होंगे अब, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, समझो आप, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। और एनर्जी अगर बढ़ गई तो क्या होगा, कॉलिजन फास्ट होगा। कॉलिजन क्या होगा, फास्ट होगा। और कॉलिजन फास्ट होगा तो अगेन टाउ मेरे पास क्या होगा, कम होगा। टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन तीन बातों पे डिपेंड करती है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम किसको बोला अपन ने, है ना, एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये बोला था अपन ने। ये क्या है, एवरेज टाइम टेकन किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं आपको रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो वापस दो चीजों पे, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और साथ में किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, तो डिपेंड्स ऑन दो चीजें, है ना, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहला क्या हो गया, ऑन मटेरियल, ऑन मटेरियल। रीजन अबव देख लेना अपने पास, लुकअप समझ जाना आप, है ना, ऊपर देख लेना क्या है, मटेरियल के अकॉर्डिंग। और टेम्परेचर दूसरा क्या है, ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी आप क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कॉलिजन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। समझ में आ रहा है? लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, शानदार शानदार। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, अरे भगवान, रिलेशन बिटवीन, लिख लिया, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी लिखो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अरे ब्लू कलर तो सेम है यार, लिखना ही नहीं ब्लू से, तो बहुत परेशान कर रहा है आज। ब्लैक फिर भी ठीक है, ब्लैक मेरा फेवरेट है यार एक्चुअली, तो ये बोर्ड से प्रेम इतना कर नहीं पाता है, बिकॉज आई लाइक ब्लैक। बोर्ड को ब्लू से, बोर्ड की गर्लफ्रेंड ब्लू कलर है,
सो बोर्ड इज एंजॉइंग विद ब्लू कलर. ब्लू कलर मेरा भी फेवरेट है, बट ब्लैक ज़्यादा फेवरेट है. ले आगे बढ़े. क्या बोला मैंने, मास्टर ने क्या बोला भाई? हाँ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हो भाई, एक चाहो तो एक फॉर्मूला वो भी लिख लो यार. तो अपन ने जो लिखा था ना, वी डी इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम टाउ, यहाँ पर एक और लिख लो आप, ई ई वी की जगह क्या लिख सकते हो? ई की जगह वी अपॉन एल भी लिख सकते हैं अपन, मल्टीप्लाइड बाय टाउ. ये रिलेशन भी लिख लेना वहां पर जाके. ये फॉर्मूला लिखा था ना अभी अपन ने, यहाँ पर इस जगह लिखा था, उसी के बाजू में लिख दो, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो आप? कोई भी कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? ये मेरा कंडक्टर, ये अपना कंडक्टर, और ये ड्राइवर. इलेक्ट्रॉन दौड़ा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में इसी की तो हेल्प, ये तो बैटरी तो हेल्प करती है. बैटरी नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन शांत पड़ा रहता मस्त होके दारू पी के. अरे सर यार क्या यार फालतू बात करते हैं यार. देख, ये हो गया V. कंडक्टर की लेंथ मैंने बोल दी कितनी, L. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दिया मैंने कितना, ये अपन सब देख चुके हैं. L लिख लो, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर लिख लो, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर. और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E बनने लग जाएगा. ये चीज अपने को समझ में आ गई. मुझे रिलेशन निकालना किसमें, करंट और, मुझे निकालना रिलेशन किसमें, करंट और VD के अंदर. देख कैसे निकाल सकते हो, क्या करोगे. देख I का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू अपन ने क्या पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट टाइम. Q इक्वल्स टू अपन ने NE पढ़ा था. ये चीज क्लियर है. यहाँ पर एक वेरिएबल काम में लूंगा मैं, इसको याद रखना आप, स्मॉल n. स्मॉल n अपन बोलते हैं क्या, n अपॉन वी. n अपॉन वी का मतलब क्या हो गया, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे ही बोल सकते हैं आप इसको, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. समझ में आ रहा है. n अपॉन वी लिखा ना, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं. ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. क्लियर, चलो बहुत बढ़िया. और v क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूं ना, तो v क्या हो गया, वॉल्यूम है तो क्लियर है अपने को. देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस स्मॉल n इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन वी. स्मॉल n क्या होता है, n अपॉन वी, या स्मॉल n इक्वल्स टू n अपॉन वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, ये सिखाया था मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. ठीक है, ये सिखा चुका हूँ भाई, याद रखो यार पुरानी चीजें. सप्ताह में अगर जब भी छुट्टी मिले पुराना वाला रिवाइज करो, पुराना वाला रिवाइज करो तो जाके आप क्या सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया, अदरवाइज मजा नहीं आएगा. ठीक, यहाँ से मैं n को क्या लिखता हूँ मैं, नाल और नल, सड़े डाल रहोगी तो ऐसे करोगी, नाल ए नाल, अरे ए लो हो गया. यहाँ रखो. देख तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, I इक्वल्स टू नाल, नाली. हाँ, नाली में टी होते हैं. सर कितने गंदे हो. NaLe अपॉन टी, देखो क्या समझ में आ रहा है. तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, NaEL अपॉन टी. ये तो L अपॉन टी. ये टी टाइम जो है वो क्या है, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू कवर लेंथ ऑफ कंडक्टर. एक कंडक्टर की पूरी लेंथ को, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब गया है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब गया तो कितना टाइम लगा, वो टी है. सोचो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, L, और टाइम अगर टी है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगी, L अपॉन टी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो I इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, देखो तो NaEVD, पर ज़्यादा इसको NeAVD से जाना जाता है, ज़्यादातर इसको I इक्वल्स टू NeAVD से जाना जाता है. लिख लो जल्दी लिखो इसको. उसके बाद अपन एक रिलेशन और देखेंगे.
एक रिलेशन और लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पे कर दूँ क्या, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हेडिंग डाल दो एक और कि रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। एंड स्मॉल एन। इसको अपन एक और बोल सकते हैं, ओम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट फॉर्म। ओम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है यार, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट फॉर्म। ठीक है, हेडिंग डाल लो। यार हेडिंग इतनी बड़ी हो गई, आधा बोर्ड तो पढ़ दिया मैंने। देख क्या होगा, इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे अपन, इसके बाद से ही शुरू होती है, इसलिए मैंने यही हेडिंग डाल दी है। आई इक्वल्स टू एनी वीडी से शुरू कर रहा हूँ। देख मैं, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम के अंदर। कौन सा? एक तो ई टाउ अपॉन एम, आपके बोर्ड के अगर जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आई इक्वल्स टू एनी वीडी प्रूव करने के लिए, और दूसरा ये पूरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आई ई टाउ अपॉन एम, फिर उसके बाद आई इक्वल्स टू एनी वीडी, और एक रिलेशन अपन निकालेंगे यहाँ पर रेजिस्टिविटी के साथ में। तो आई इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, एन ई ए वी डी। देख यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए को इधर ले लिया मैंने, एन ई वी डी को लिख दिया मैंने, देख ई टाउ अपॉन एम। अरे क्लियर? अरे यार बहुत भयंकर हो गया था, देख समझ। आई अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, करंट डेंसिटी जे, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। अपने जे और रो का रिलेशन बढ़ा था अपन ने, जे इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाई ई। ये अपन रिलेशन बढ़ा था, है ना, करंट डेंसिटी का रेजिस्टिविटी का रिलेशन बताया था मैंने, ई अपॉन रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ई से ई कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ई कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन आपका क्या हो गया, एन और टाउ दोनों के इनवर्स रिलेशन होता है ना। एम के साथ में भी इनवर्स रिलेशन है और टाउ के साथ में भी इसका इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ गया ये? तो ये क्या हो गया, ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट। ये ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट। समझ में आ रहा है? एक और रिलेशन ये हो गया, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। जल्दी लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखो, जल्दी लिखो, यहाँ से एक और लिख लो। अब यहीं पे एक और कर लें अपन, एक और कर ही लेते हैं। चलो ये हो गया, फिर उसके बाद न्यूमेरिकली करना है। चलो ये हेडिंग डाल दो मोबिलिटी, या एक काम करो, एक और हेडिंग डालो आप, हाँ मोबिलिटी लिख दे, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको म्यू से लिखेंगे अपन, म्यू, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सुनना इधर देखो, एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा उतना तेज दौड़ेगा, क्योंकि फोर्स उतना ही ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बोल सकता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से म्यू, मोबिलिटी को अगर आप लिखोगे तो ये क्या होती है, वी डी अपॉन ई। मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड, इसी को डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड, छोटी सी चीज है इसलिए यही करवा दी मैंने, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोबिलिटी हो गया। यहां से इसकी यूनिट लिखे, तो इसकी यूनिट ड्रिफ्ट स्पीड तो क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो क्या हो गया, यहां से यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अरे समझ आया? बहुत फेमस यूनिट मोबिलिटी। समझ आया? मीटर पर सेकंड तो स्पीड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल, अभी कोने में लिखवाया था वहां मैंने, वोल्ट पर मीटर। तो ठीक है, तो यहां से क्या हो गया मेरे पास, तो नीचे वोल्ट ऊपर चला गया, सेकंड भी ऊपर चला गया, तो मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर? चलो यहां से दो चीज और लिखवाता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं अपन। देख दो चीज और लिखते हैं, जल्दी लिखो इसको। देख लो कंडक्टिविटी, मैंने आपको बार बार वर्ड यूज कर रहा था ना कंडक्टिविटी का।
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मिटते जा। हाँ हाथ गया यार। कंडक्टिविटी, अबे चले तो नहीं गए। हाँ यार, नेक्स्ट ले लो यार, हाथ दुख गया। शिट, कंडक्टिविटी, इसका बहुत बड़ा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखो। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टिविटी का। या एक काम करो, पहले कंडक्टेंस लिखो यार, पहले कंडक्टेंस लिखो, उसके बाद कंडक्टिविटी पे आता हूँ। कंडक्टेंस, इसको जी से डिनोट करेंगे अपन। कंडक्टेंस है, जी से लिखना है ना, सी से मत लिख देना। कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है? ये कंडक्टेंस जी जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। सिंपल डेफिनेशन कुछ नहीं है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ नहीं, सिंपल। एक टर्म होती है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, कुछ नहीं और, है ना। जाके जाके आप इंजीनियरिंग में या और एडवांस लेवल पर जाओगे तो कंडक्टेंस के रोल एप्लीकेशन आते हैं, तो इतना बहुत बड़ा अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। इसकी यूनिट लिखोगे आप, देखो क्या होगा इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं अपन? महो, MHO, महो। महो का सिंबल क्या होता है? ओम का उल्टा। और होता है सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस। सीमेंस का सिंबल होता है S। और समझ आ गया? ओम इनवर्स, महो या फिर सीमेंस, ये होता है कंडक्टेंस। दूसरा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा, ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। डेंसिटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। यहां से इसकी यूनिट लिखो, क्या आएगी? 1 अपॉन, रेजिस्टिविटी की यूनिट अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम को क्या लिख सकते हैं अपन? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स तो क्या होता है? महो। 1 अपॉन ओम को क्या लिखोगे? महो पर मीटर। और महो या फिर क्या बोल सकते? सीमेंस, तो सीमेंस पर मीटर। ओ भाई क्लियर? जल्दी लिखो इसको आप, फिर अपन प्रश्न संख्या करते हैं अपन। जल्दी से जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़े। प्रश्न 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 क्वेश्चन करो इसमें, देख क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया। ड्रिफ्ट के अंदर क्या टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ड्रिफ्ट में। फिर उन 3 के वापस अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। 3 देख क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब देख क्वेश्चन, देख एक क्वेश्चन देख। फॉर्मूला आपका क्या है? जनरली आपके पास इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास यही बनेंगे, I = NEAVD पर। I = NEAVD के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको रीजनिंग बता दी बीच में अभी, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 3 बातों पर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम 2 बातों पर डिपेंड करता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन आपके वहां से निकल के आ जाएंगे। उसके अलावा थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो जनरली आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, I = NEAVD। देखो E तो कांस्टेंट है, बचा कितना? 1 2 3 4 वेरिएबल बचे। 4 में से एक अननोन होगा, एक पूछेगा तो 3 की वैल्यू देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो VD पूछता है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछेगा? VD पूछेगा या करंट पूछ लेगा। VD पूछेगा या करंट, बस ये दो ही क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब VD का हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड तक इसका आंसर आता है हमेशा। जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह करोगे ना, उसमें वैल्यूज आपकी इसके आसपास ही बैठेगी। समझ में आ रहा है? इसके आसपास बैठेगी। तो VD, अगर VD पूछ लेगा तो करंट देनी पड़ेगी, N देना पड़ेगा, A देना पड़ेगा। A सिंपल देगा, क्योंकि A के अंदर देने का, A क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जनरली, या तो मीटर स्क्वायर में दे देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे देगा, mm स्क्वायर में दे देगा। वो अपने को कन्वर्ट करना अच्छे से आता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है? करंट भी क्या है? एम्पियर लगा देगा, मिली एम्पियर लिख देगा, माइक्रो एम्पियर लिख देगा, इससे ज्यादा कुछ वो उसमें कर नहीं सकता है, क्योंकि मिली और माइक्रो अपने को कन्वर्ट करना आता है। नहीं आता हो तो मैथमेटिकल टूल्स जाके देख लेना, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के ऊपर बना हुआ है। बस खेल जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर थोड़ा, यहां पर ये इसमें मस्ती करता रहता है,
बस वो 3 तरह की मस्तियां होती है, सिर्फ वो 3 तरह की मस्तियां यहां पर कर देनी है, 3 न्यूमेरिकल हो गए, काम खत्म। इसके अलावा कई न्यूमेरिकल आपका बाहर नहीं जाने वाला है। समझ में आ रहा है? देख क्वेश्चन क्या है, देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि भाई डेटा कुछ भी ले रहा हूं, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू a conductor of 5 mm square cross section area and 10 raised to power 22 per centimeter cube free electron density। सब क्वेश्चन समझ में आया कि 2 एम्पियर करंट जो है ऐसे कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको क्या मालूम करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? भाई लगा लो यहां पर, सिंपल फॉर्मूला मेरे पास क्या है, I = NEA। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पड़ेगा, यहीं से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, NEA VD। तो VD क्या हो जाएगा यहां से देखो, तो VD = हो जाएगा I/NEA। तो देखो यहां से VD क्या आ जाएगा, I दे रखा है आपको 2 एम्पियर, नंबर डेंसिटी। अब देखो ये दे रखा है आपको कितना पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे ऐसा ही में काम करना है, मतलब ये मीटर क्यूब लिखना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² होते हैं ना। या सीधा याद रखो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब = 10⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100, तो 10⁻², फिर क्यूब है तो 10⁻6, तो ये 10⁻6 ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर? ये लिख लिया अपन ने। एंड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। क्रॉस सेक्शन एरिया वापस क्या 5 mm स्क्वायर है, 5 इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 mm में कितने 10 मतलब -3 होता है ना, 1 मिली मतलब 10⁻3। अरे अल्लाह 10⁻3 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 10⁻6। ये इधर सेंटीमीटर क्यूब था भाई, तो -2 का स्क्वायर बना था। अरे समझ में आ रहा है? ये क्या बना था? -2 का स्क्वायर बना, -2 का क्यूब बना था। यहां पर क्या है 5 mm स्क्वायर है, mm स्क्वायर का मतलब 10⁻3 का होल स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल हो गया। ये जनरली ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे ही लिखना, उड़ जाएंगे ये तोते उड़ जाएंगे। बस बता अब क्या बचा, अब निकालें अपन। देख कितना बच गया भाई मेरे पास, ये 2 हो गया और ये देख 2/2 डिवाइडेड बाय 16 पंजे 80, 2/8 हो गया एंड इनटू 10⁻, नीचे कितना हो रहा है देख, ये हो रहा है 22 में से 19 गया 3 बचा, 22 में से 19 गया 3 बचा, ऊपर जाके -3 हो गया। तो ये कितना हो गया देख यहाँ पर, एक काम कर 10 से, ये मतलब मैंने बताया था ना आपको कितना 10⁻5 से -4 की तरफ आएगा ये। तो हेलो 10 से डिवाइड, इसको देख 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻4 कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.5 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। हो क्लियर? जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं। और देख एक ये हो गया, और देख और क्या क्वेश्चन में चेंज आता है, लिखा देख। सेकंड क्वेश्चन कैटेगरी क्या आती है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा चेंज, छोटा सा चेंज आएगा देखना। ओ भाई अगला क्वेश्चन हो गया है, ये पहला क्वेश्चन खत्म, अगला देख, फिर उसके बाद अगला और चैप्टर खत्म, मतलब आज का लेक्चर खत्म। करंट दे दी, एरिया दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या दे रखा, एंड 10⁻22 पर सेंटीमीटर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर सेंटीमीटर में भी दी जा सकती है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दे सकते हैं और पर सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकते हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान यूनिट का हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यूनिट को दिमाग में रखें आप, यूनिट का खेल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। बस देख क्या करना है, सेम वही वीडी निकालना है। देख क्या होगा, I = NEA VD, तो यहां से VD = क्या हो गया I/NEA। मैंने क्या बोला, N के साथ मस्ती करेगा, E और A है, ये तो पता ही अपने को क्या होगा। देख क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना। देख I/NEA
मैं n को क्या लिख सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिखा था अपन ने, समझना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक a से a कैंसिल हो गया, देख क्या आ गया, वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन ये n अपॉन एल क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ हो गया, देख वही दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे को 10^22, तो इसको ऐसा कैसा रहने दो, है ना, ये वाली वैल्यू किसकी दी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाय ई, कोई देख क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता, अगर ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता तब क्या करते, पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखता तो मैं क्या करता, वहां से ये एन अपॉन ए हो जाता, और हो सकता है उसके अंदर लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हुआ होता, फिर अपने को ये ई और ये एल है भाई, काट मत देना, समझ में, देख तो क्या हो गया वी डी, तो देख फाइनली वी डी इक्वल्स टू कितना हो गया, करंट कितना 2 एम्पियर अपॉन 10^22, अब ये पर सेंटीमीटर में है, पर सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, ये करना पड़ेगा ना, ओ भाई पर मीटर में चेंज कर दिया है ना, सेंटीमीटर यहाँ डिवाइड बाय सेंटीमीटर था ना, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर लिख दिया मैंने, ये मीटर हो गया 10⁻² मीटर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19, देख कितना हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/1.6 इंटू 1 देख 22 में से 19 गए, 3 बचे, 22 में से 3 बचे, ये -2 ऊपर आ जाएगा तो 5, और ऊपर जाके -5, अरे इसको यहाँ ले ले, 24 में से 19 गए 5, ऐसा कर ले भाई, ये हो गया 20, देख कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला अभी जो क्वेश्चन करूंगा थोड़ा अच्छा होता है, उसको करते हैं अपन, देख उसमें और मजा आएगा, लिख इसको जल्दी, इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवाता हूँ मैं आपको ताकि थोड़ा फील आएगा आपको, देख हो इंडिया या इंडिया, क्रिकेट का बोल रहा है वो चालू हो रहा है, आईपीएल आ रहा है सुनने में, आईपीएल चालू हो रहा है, सुनने में आ रहा है भाई मेरे को, नहीं इसको नहीं लिखूंगा, तो अभी भी आंसर आया था -5 आया था ना, आया था, देख प्रश्न लिखो यहाँ पर, देख प्रश्न लिखाता हूँ मैं, बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न लिखाता हूँ, देख कहाँ गया भाई साहब, सर यार कहाँ, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो, देख बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ यार, एक अच्छा क्वेश्चन है, देख क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर ले लूँ, 2 एम्पियर करंट इज flowing through 1 mm square copper conductor है ना, 1 mm square क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आ रहा है, कॉपर कंडक्टर, if each copper atom, साला सर कभी भी छोटी एबीसीडी में लिखते हुए बड़ा लिख देते हैं, copper atom contributes, if each copper atom contributes 1 free electron, find drift, find VD, आपको क्या दिया हुआ है, if density of copper आपको दी हुई है 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड मोलर मास ऑफ कॉपर, वो दे रखा है आपको 63 ग्राम, या ऐसे लिख लो आप, मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल, क्वेश्चन पढ़ो था ना,
देख करंट दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। डर गया यार मैं, कार आ गई एकदम सामने, हे भगवान। भाई कमीने, मेरा क्या रूम यार एक्चुअली कभी दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि रोड पे ही है यार। वाह, कभी कोई भी वो कार वाला एकदम कभी बैग ले लेता है, कभी ट्रक वाला आगे पीछे लेता है, एकदम ऊपर सा बड़ा सा एकदम आता है। मैं पढ़ाते क्या है, कभी ना मारो, दुखने लग गया मेरे। फिर क्या था, डरा दिया यार भाई मेरे को। ये सोचना यार एक मिनट, कहीं रे, थोड़ा आराम से लेके आना। मर जाता हूँ अभी मैं। हाँ देख, हाँ देख सर क्या टाइम पास कर रहे हो। देख मेरे को देख, वही आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला याद हो गया होगा यार मेरे लालो। वी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। देख लोचा आई में कुछ नहीं है, ए दे दिया कुछ नहीं, ई दे दिया कुछ नहीं, एन का लोचा होता है। स्मॉल एन निकालना है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये है। अब देख, अब इसने क्या बोला कि करंट दे दी, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया। अब इसने बोला कि ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने एटम है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोल रहे हैं, जितने एटम है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 63 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं निकाल लूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। क्या बोलता है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अपन मालूम करते हैं, तो उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। तो अपने को क्या पता है, तो देखो अपने को क्या पता, अपन स्मॉल एन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एन के लिए। तो मुझे क्या पता है, चूंकि नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, इन 1 मोल, 1 मोल कितना दे रखा है, 63 ग्राम में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, 6 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये 63 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, Na अपॉन 63 ग्राम। 63 ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये इसको लिख दो आप 63, यहीं से किलोग्राम लिख लो। एक काम करो 63, क्योंकि ऐसा ही में काम करना है ना, किलोग्राम। तो 1 किलो में कितने हो जाएंगे, इतने। और भाई ये मेरे पास क्या है, ये 1 किलो के अंदर ये कौन है, क्या ये नंबर ऑफ एटम्स है 1 किलो के अंदर, भाई ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है ना 1 किलो के अंदर। मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मुझे क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर चाहिए। देख अब मास कितना है मेरे पास, समझना, मास ऑफ कॉपर, एक्चुअल में मास ऑफ कॉपर कितना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। कॉपर का मास ऐसे लिखूंगा मैं, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम में दे रखा है मेरे को, समझ में आ रहा है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है मेरे को। मतलब इतने मास के अंदर डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है, मतलब इतने मास के अंदर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। भाई इसका कुछ वॉल्यूम होगा, उतने वॉल्यूम के अंदर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, और उसको क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ कॉपर मतलब रो वी किलोग्राम के अंदर, रो वी किलोग्राम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, एन होगा। मतलब Na अपॉन 63 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय रो वी। ये मेरा एक्चुअल क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, वापस समझ दे क्या बोला मैं, क्या बोल रहा हूं कि भाई स्मॉल एन की कैलकुलेशन करनी है। मेरे को पता है 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर, इतना किलोग्राम है 1 मोल का, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, डिवाइड बाय दिस। कॉपर का मास एक्चुअल में कितना होगा, उसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। तो यहां से रो इंटू वी में, रो इंटू वी जो मास है, तो उतने मास में कितने हैं, क्योंकि कॉपर की टोटल मास के अंदर कितना मौजूद है वही तो मुझे मालूम करना है, वही तो मुझे मालूम करना है। तो ये क्या हो गया, एन, ये क्या हो गया, एन। तो स्मॉल एन निकाल लो अब यहां से। तो स्मॉल एन इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल एन अपॉन वी। कैपिटल एन कितना आ गया, ये है मेरे पास कितना, एन ए रो वी, ये तो है एन ए रो वी डिवाइड बाय 63 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय वी। ये तो हो गया एन, और v से डिवाइड कर दिया, v से v कैंसिल, ये आ गया मेरा स्मॉल एन। अब यहां पर रख दो स्मॉल एन को, तो देख vd कितना आ जाएगा,
बस रखो, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। तो वी डी इक्वल्स टू आई, आई कितना है 2 एम्पियर, आई कितना है 2 एम्पियर, आई अपॉन एन, एन ये हो गया तेरा। अब ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ मैं, एक बार एन ए लिख लेता हूँ इसको मैंने, एन ए रो अपॉन 63 इंटू 10⁻³ ओ भाई क्लियर। ये एन और ये ई और ए, अरे भाई क्लियर। तो देख यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय एन ए, एन ए कितना होता है 6 इंटू 10⁻23। डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर 9000 लिख दूँ सीधा, डिवाइडेड बाय 63, इसको ऊपर ले जाऊँ क्या, समझ में आ रहा हो तुम, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 63 इंटू 10⁻³ 2 हो गया, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 पॉइंट, इसमें कैलकुलेशन रहती है भाई थोड़ी, अब कोई इलाज नहीं इसका, -19 और क्रॉस सेक्शन एरिया देख कितना दे रखा है 1 mm², 1 mm² मतलब mm मतलब -3 का स्क्वायर, मतलब 2 बार -3। ओ भाई क्लियर, बस इसको उड़ा दे अपन, अब उड़ा दे, -3 से -3 गया, हाँ 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 हाँ, कुछ ज़्यादा हो रहा है यार ये तो बहुत, देख क्या होगा, उसको उड़ो रहे हैं, इसको 10⁻³ लिख दो यार, एक काम करो 10⁻³ क्यों लिख रहा हूँ, देख समझ में आ गया, मज़ा आ गया 9 से उड़ गया, देख 9 9 7 जा 63। तो देख फाइनली कितना हुआ 7 दूनी, एक इसको भी उड़ा यार ये 10 ले यहाँ से, तो यहाँ से 2 से कट गया ये 8, 2 × 16, तो ये हो जाएगा तेरा 70 डिवाइडेड बाय 8 × 48, समझ में आ रहा है, और इंटू 10⁻, ऊपर तो कुछ पावर नहीं है ना, 10 मैंने से ले लिया है 23, कितना हो गया, नीचे पावर आ गई देख कितनी 10⁻⁴, और तो कुछ बचा नहीं, वापस वहीं पहुंच गए अपन, आ गया 10⁻⁴ के आसपास, ये कितना हो गया स्कोर, ये और उड़ रहा है अभी देख 35 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये 10 वापस -4 में आ गया आपका आंसर। ओके क्लियर, ये आपकी एससीबी की प्रॉब्लम है, कुछ डेटा मैंने कुछ में 1-2 चीज़ें चेंज करी है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ये आपका एससी वर्मा का प्रॉब्लम है, सॉरी। अब समझ में आ रहा है ना, कुल मिला के एन के 3 प्रॉब्लम हो गई है, एक तो पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, पर यूनिट वॉल्यूम में दे दिया, पर यूनिट लेंथ में दे दिया, और तीसरा पर यूनिट एटम में दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में दे दिया। अब नंबर ऑफ एटम्स में ये बोल सकता है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्वेश्चन और क्या चेंज हो गया, एक एटम में 2 फ्री, एक एटम के बराबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, समझ में आ रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते। तो यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और होता है, समझ, नीचे एन है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 और होता है, 2 से मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब डिवीजन में 2, मतलब आंसर आपका क्या हो जाता, हाफ हो जाता। अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट, बहुत अच्छी बातें कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनो इसको, चलो जल्दी लिखो, राइट, आज का सेशन ये ओवर करते हैं बस। ओके देन, सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके फिर यहां से भागें झपाझप, और आगे आने वाली वीडियोस को जल्दी से आप इंतजार करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम 6 o'clock इवनिंग। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।